बड़े बुजुर्गों का जो घर होता है एक आशीर्वाद रूप से होती है, वो कहीं ना कहीं दोष में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? पूर्वजों का जो घर होता है आशीर्वाद के स्वरूप होता है, लेकिन कई बार पैतृक घर भी हमें बहुत ज्यादा वास्तु के विपरीत परिणाम देने लगता है। वास्तु दोष देखिए किसी के सगे नहीं होते। इसमें मैंने दोनों तरह के केसेस देखे हैं। सकारात्मक ऐसे कि आदमी राइज कर रहा है तो ऐसा कर रहा है कि कोई उसकी लिमिट नहीं है, और नकारात्मक ऐसे कि वो बिल्कुल तली से लगा दिया है। किसी ने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया तो उनके दादा परदादाओं की जमीनें या फिर हम घर की बात करें, उसमें कोई वास्तु दोष है तो आने वाली कितनी पीढ़ी को प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, आगे आने वाली पीढ़ियों में जिनका जन्म उस घर में हुआ उन लोगों तक पूरा इफेक्ट आता है। चाहे वो पैतृक घर हो, चाहे वो आपका नया घर हो, अगर उसमें वास्तु के महादोष होंगे, अगर आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा ही देगा। पुश्तैनी घरों के वास्तु को बैलेंस करने के लिए क्या कोई रिचुअल या फिर यंत्रों को यूज करके वो बैलेंस कर सकते हैं? आप अपने भवन में कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल वहाँ की साफ सफाई करके ये वास्तु रजिस्ट्री पूजा करा दें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे पुश्तैनी घरों के बारे में, जो कि हमारे दादा परदादा उनके समय से चलता आ रहा है। तो क्या वो घर हमारे लिए फलदायक रहेगा या हमें आगे आने वाले टाइम में नुकसान पहुंचाने वाला है, परेशानियां लेके आने वाला है? तो आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम अंकित जैन जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं एंड स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एंड जितनी बार मिलते हैं और अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, नया ज्ञान, नया पॉडकास्ट, नया अनुभव। जी बिल्कुल, नई चीजें सीखने को मिलती है जी। जब भी आपसे मिलते हैं, कुछ नया जानते हैं जी। तो सर आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। अभी तक तो हमने घरों के बारे में बात करी जी है। जी जी। अब घर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं, एक हमारे माता पिता बनाते हैं जी। और एक बनाते हैं जो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से मकान आ रहे हैं और वो पुश्तैनी हमें मिलते रहते हैं। जी। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उनका वास्तु हमारे लिए फलदायक है या नुकसानदायक है। देखिए, पूर्वजों का घर हम लोगों को जो मिलता है, भारत है ये, यहाँ पर लोग संपत्ति बनाते ही अपनी संतानों के लिए हैं। बिल्कुल सही। कोई भी घर बनाता है तो वो ये सोच के नहीं बनाता कि वो अपने लिए बना रहा है, वो ये सोच के बनाता है कि चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो हवेली हो, चाहे वो कोठी हो, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, या वो यही सोच के बनाता है कि ये मेरी आगे मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे संतान के काम आएगी। मैं तो बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों की, अपने नाती पोतों की जो नाल होती है, जो जन्म के समय उनकी जो माता के उदर से जुड़ी हुई जो उनकी नाल होती है, जो बच्चे के पेट से जुड़ी होती है, जो बच्चे के ब्रह्म स्थान से जुड़ी होती है, उस नाल को भी अपने उस मकान में या भवन के शिलान्यास में या गर्भ विन्यास में या ब्रह्म नाभि में भी डलवाते हैं, जिससे कि वो कहते हैं ना कि क्या तेरी इस घर में नाल गड़ी है या तेरी इसमें खत्ती गड़ी है। जी। तो पूर्वजों का पैतृक घर जो होते हैं वो पूर्वजों के आशीर्वाद भी होते हैं उनका। उसमें हमें देखा जाए तो मैंने बहुत सारे घर देखे हैं कि वो मतलब पहले समय के साथ साथ, हालांकि उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताता जाऊंगा। देखिए, फिर भी पूर्वजों का जो घर होता है वो उनका एक आशीर्वाद के स्वरूप होता है। बिल्कुल सही। लेकिन पुरानी चीज़ों को शनि भी माना गया है। अच्छा। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा पुरानी होती है तो उसको हम शनि भी मानते हैं। तो कई बार पैतृक घर भी हमें बहुत ज़्यादा वास्तु के विपरीत परिणाम देने लगता है, क्योंकि क्या था कि जिस समय वो घर बना, जैसे आज वास्तु बहुत प्रचलन में है, कंसल्टेंट्स उपलब्ध हैं, सलाहकार हैं, जानकारी भी बहुत डीप लेवल तक चली गई है। पहले शायद जानकारी उतनी डीप लेवल तक नहीं थी, या थी तो उतने साधन भी नहीं थे कि उनको पालन कर पाना, या लोगों का उतना इंटरेस्ट वास्तु में नहीं होता था। कर्मवादी लोग ज़्यादा रहते थे, अपने पुरुषार्थ पे ज़्यादा भरोसा होता था, भाग्य पे उतना निर्भरता नहीं होती थी। और एक रीज़न और भी है कि आवश्यकताएं उतनी ज़्यादा नहीं थी, साधन नहीं थे तो उतनी आवश्यकता नहीं थी। सादा भोजन, उच्च विचार वाली जीवन लोगों का रहता था, तो एक साधारण घर बनाए जाते थे। आज वर्तमान परिस्थितियों में उससे कई गुना ज़्यादा उसमें इंटीरियर है, साज सज्जा है, सुविधाओं के साधन है, एसी है,
पहले तो विंडो ही एसी होते थे, मतलब विंडो ही जो हवा आने की, जो हमारे जिनको कहते हैं ना खिड़कियाँ, वही आपके लिए एसी का काम करते थे, या खुले हुए बीच में से ब्रह्मस्थान, चारों तरफ से वेंटिलेशन, वही एसी, वही कूलर, वही साधन थे। अब आपके हर घर में एसी, हर कमरे में एसी, इवन रसोई में, टॉयलेट घर तक में भी एसी अब घरों में लगने लगे हैं। तो पैतृक घर का वास्तु एक तरह से हमारे लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। और उसमें लेकिन दोष अगर आज के प्रिंसिपल्स के साथ देखेंगे तो बहुत सारे दोष पैतृक घरों में देखने को मिलते थे। लेकिन चूंकि वो लोग मेहनती होते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे बहुत मेहनत करते थे। जैसे हमारे पापा हमें बताते हैं कि दादाजी को मैंने नहीं देखा अपने जी। तो, हालांकि मैं पैतृक घर में था, दादाजी वाले घर में था मैं, तो वो बताते थे कि दादाजी बहुत दूर, मतलब आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो आज तो 10-5 किलोमीटर कुछ होता ही नहीं है, उस समय 10-20 किलोमीटर भी बहुत दूर होता था, क्योंकि इतने अच्छे रास्ते नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी। तो पैदल या साइकिल पे माल देने जाते थे, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे, या साइकिल पे जाते थे, या रिक्शे या वैसे साधन होते थे, कोई भी बैलगाड़ी टाइप, इस टाइप के भी साधन होते थे। और दूसरा, हमने अपने मम्मी से सुनते हैं तो हमारी ननियाल जैसे आगरा से 45 किलोमीटर्स है, तो फिरोजाबाद एक जगह, तो वहाँ से जब नाना जी आगरा आते थे तो वो साइकिल पर रख के चांदी ले जाते थे। अच्छा। हाँ, सराफे का काम था उनका। तो पैतृक लोगों ने बहुत मेहनत की, वो कर्मवादी होते थे। मतलब आजकल ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं, उतनी ज़रूरतें नहीं थी पहले शायद, और उतना खर्च भी नहीं करते थे लोग, लिमिटेड खर्च करते थे। तो जो पैतृक घर होते हैं वो बड़े बड़े, उनकी मेहनत, इसको कहते हैं ना खून पसीने की कमाई लगी है पैतृक घर में, तो खून पसीने की कमाई उसमें लगी हुई होती थी, तो वो शायद कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम देता था। लेकिन वर्तमान वास्तु में देखने में आता है कि वो वास्तु से कई बार बहुत गलत भी बने हुए होते थे, और जिसके कारण से ये भी देखा गया कि वो लोग जीवन में अपने पूरा संघर्ष करते रहते थे, और संघर्ष से ही अपना आगे का जीवन अपना, या जो भी उन्होंने अपना जीवन लाइवलीहुड कमाया, या जो भी यश कीर्ति कमाई, तो वो बहुत स्ट्रगल के साथ कमाई, या किसी का वास्तु उनके पुण्य के प्रभाव से, या मान लीजिए ऑटोमेटिकली नहीं अलाइन हो गया। मान लीजिए कि उन्होंने अपने आप कुछ एक बेसिक, पहले क्या होता था कि जो राजमिस्त्री होते थे वो भी बड़े जानकार होते थे, तो वो भी देखते थे कि सूर्य की दिशा के हिसाब से वो अपना एक आइडिया लगा लेते थे कि भाई मैं किचन कहाँ बनानी चाहिए, रास्ता कहाँ बनाना चाहिए। तो कई बार ये व्यक्ति के पुण्य पे भी डिपेंड करता था, और ये हमने जनरली अपने गुरु से सुना है, और मैंने देखा भी है कि एक पीढ़ी का कोई जैसे पुण्यशाली जीव आ गया और उसने जो घर बनाया, तो वो 3 पीढ़ी तक उसका घर जाता है, उसका पुण्य प्रभाव 3 पीढ़ी तक जाता है। जैसे आज बहुत शहर में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नामी बिजनेस फैमिलीज़ हैं, तो जैसे या कोई बिजनेस आपने कभी हलवाइयों में सुना हो, तो जैसे नाम जो चल रहा है वो दादाजी का चल रहा है, और बनाने वाले तो चले गए, पुराने बुजुर्ग जो चले गए, लेकिन उनके नाम से चल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से आज तक फर्म का नाम चल रहा है, और या उनके पुण्य प्रभाव से वो घर आज भी चल रहा है उसमें, और वो सब लोग उन्हीं की नाम का संपत्ति का भोग कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति भी पुण्य से मिलती है, लेकिन ये भी संपत्ति कोई भी प्राप्त होती है तो देखिए पुण्य से प्राप्त होती है, लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में उनका आशीर्वाद, उनके कर्म, उनका आचरण, उनकी मेहनत, वो संतानों को प्राप्त होती है। और ये एक बड़ी कहावत भी है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारी संतानों को मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये भारतीय दर्शन, सनातन, वैदिक, जैन दर्शन सभी इस बात को मानते हैं कि हमारे अपने अपने कर्म तो सब भोगते हैं, लेकिन माता पिता के भी किए हुए कर्मों का फल संतान को मिलता है। जी। जैसे कि आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों का जो घर होता है या उनकी संपत्ति एक आशीर्वाद रूप से होती है, तो मेरा मानना है कि एक आशीर्वाद, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें बुरा तो नहीं चाहेंगे, जी जी जी। तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्वजों की जो एनर्जी है, आशीर्वाद है हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं दोष में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? बस आपका प्रश्न बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन देखिए आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सकारात्मक ही होगा। अच्छा। हाँ, मतलब इस वास्तु के इस टर्म्स में मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, उन्होंने तो अच्छी भावना से आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सोना, चांदी, जो कुछ भी उनकी संपत्ति, अपना सर्वस्व आपको दे दिया, लेकिन वास्तु दोष देखिए किसी के सगे नहीं होते। वो तो जब आपका भाग्य जब पलटा मारता है, पुराने बने भवन है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि पुराने भवन जो थे वो उस व्यक्ति के लिए तो बहुत सूटेबल थे, क्योंकि उनकी कुंडली, उनकी दशाएं, उनका कुंडली में जो भी ग्रह गोचर जिस तरह का था, जिस समय उनका जन्म हुआ, वो उनके लिए तो वो भवन सूटेबल था।
लेकिन बाद में वो आपके लिए उतना सूटेबल दिशाओं के अनुसार नहीं रहा। दूसरा, जैसे एक बात होती है, आप एक चीज़ समझिए, जैसे एक बल्ब है, वो बल्ब उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, सालों से लगा हुआ है किसी जगह पे या महीनों से लगा हुआ है, और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी उसका एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, कोई भी उसके अंदर कोई भी उसमें, लेकिन उसकी लाइट धीरे धीरे करके डिम हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे ही एक भवन जो होता है, तो उसकी जो धीरे धीरे उसके अंदर धीरे धीरे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के इम्बैलेंसेस ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हो जाते हैं। और कई बार वास्तु के इफेक्ट इतने सटल होते हैं, इतने धीमे होते हैं कि वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद दिखाई देते हैं। तो तब उसमें आपकी एक पूरी पीढ़ी चली जाती है। तब आपको ये लगता है कि हम तो 20 साल से रह रहे हैं और 20 साल में हमें कोई दोष नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, अब क्यों परेशानी आ गई। तो उसमें बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि रहने वालों की दशा में परिवर्तन होता है। भाई आपका भी सुख दुख और पुण्य पाप आपका चलता रहेगा, दशाएं बदलेंगी। दूसरा, वो घर की एनर्जीज धीरे धीरे या उसके आसपास, जैसे सपोज मान लीजिए आज कोई बिल्डिंग बन, आपका घर है बहुत अच्छा है, अब कोई सरकारी कोई बिल्डिंग बनना शुरू हुई, वो मान लो 5 साल में बनी, 10 साल में बनी, पहले ऐसी बनती थी, आजकल बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो क्या हुआ कि साहब वहाँ पे कोई अस्पताल प्रस्तावित था और वो बिल्डिंग की उत्तर दिशा में था। अब वो जब शुरू में आप रह रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन वो धीरे धीरे बनता गया, मालूम पड़ा आपकी बिल्डिंग से भी ऊंचा वो चला गया। तो फिर उसके दुष्परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। पेड़ों के साथ यही होता है, वृक्षों के साथ, कि भाई जब आपने घर बनाया तो वो वृक्ष छोटे थे, पौधे थे, फिर वो धीरे धीरे करके बड़े हो गए, उनकी छाया आपके घर पे पड़ने लगी, छाया भेद हो गया। तो ऐसा कोई ना कोई रीज़न जरूर होगा कि जो वो पुराना घर आपको नकारात्मक परिणाम देने लग रहा है। कोई उसमें, और जो आशीर्वाद है उनका, बड़े बूढ़े चले गए, अब उस समय पे क्या उनकी मृत्यु के समय पे क्या गति हुई। कई बार मैंने ये भी देखा कि सुपरनेचुरल इशू भी होता है। अच्छा। हाँ, सुपरनेचुरल इशू क्या होता है कि देखिए, रहने वाला जो जीव होता है उसका मोह होता है उस भूमि से। किसी ने बहुत मेहनत से पैसा लगा के किसी घर को बनाया, तो उसका उससे राग जुड़ जाता है, मतलब प्रेम जुड़ जाता है उस भूमि से, स्नेह होता है उसको कि ये मेरी भूमि है। अब सपोज मान लीजिए उनकी मृत्यु अच्छे से नहीं हो पाई, या मरकर वो किसी गति में, देव गति में गए, और वो लौट के फिर वापस उस भवन में प्रेम के वश उस भवन में आ गए, भूमि में आ गए, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो, अगर वो आपसे खुश नहीं है तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं दुख भी दे सकते हैं। अच्छा। तो हालांकि माता पिता देखिए कहीं भी किसी को कष्ट नहीं देगा, लेकिन आपका पाप पुण्य भी उसमें शामिल है। अगर आपका पाप कर्म का उदय है तो आपके अपने लोग भी आपको दुख देने लगते हैं। उन्होंने तो आपको दी है अपनी धन संपत्ति, अब आपके ऊपर है आप उसमें क्या कर्म आप करते उसमें हैं। क्या कर्म कर रहे हैं, आप उनका कितना सम्मान करते हैं या करते थे, अंत समय पे उनके क्या भाव थे। तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है, मतलब एग्जैक्टली। पुश्तैनी घर की जब बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा भावनात्मक रिलेशनशिप का भी बड़ा रोल है। आपके अपने माता पिता के प्रति कैसे भाव या संस्कार थे, आपका कैसा उनसे कनेक्शन था, उनके मरते समय क्या था, दुख में गए, सुख में गए, अचानक चले गए। तो ये बहुत एक डिपेंड करता है। जो ये पुश्तैनी घर का है, इसमें मैंने बहुत दोनों तरह के केसेस देखे हैं। सकारात्मक ऐसे कि आदमी राइज कर रहा है तो ऐसा कर रहा है कि कोई उसकी लिमिट नहीं है, और नकारात्मक ऐसे कि वो बिल्कुल तली से लगा दिया है लोगों ने। ऐसा भी देखा गया कि किसी ने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया तो उनके बेटियां ही बेटियां हुई। अच्छा। हाँ, अब वो बेटियां, अब आप सोचो कि किसी आदमी के आज के समय में इतनी महंगाई, हालांकि अब तो बेटियां कमाने लगी, लेकिन ये बात मैं शायद आपको बता रहूँगा अभी 10-1 वर्ष पूर्व की, तब मेरे देखने में आया। तो अब जब बेटियां ही बेटियां जब जिसके होंगी तो उसको खर्चा कितना करना पड़ेगा विवाह आदि के लिए, कितनी मानसिक अशांति। हालांकि सब सहयोग से समाज के हो जाता है, लेकिन फिर भी वो भी बच्चियों का अपना पुण्य है। लेकिन क्या है कि आपके जीवन में तो कष्ट की व्यवस्था है, चाहे वो किसी के भी आशीर्वाद से बनी। तो बहुत एक दोनों तरह के मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। पुश्तैनी घर का वास्तु क्या है कि आपका जन्म जहाँ पे हुआ, जिस जगह पे आपका जन्म हुआ, तो वो जगह की ऊर्जाएं आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि आपकी जो कुंडली बनती है ना, वो भी आपके वास्तु के आधार पर बनती है। अगर अच्छा। आपके घर में दक्षिण दिशा में दोष है तो आपकी कुंडली में मंगल के दोष होंगे। अगर आपकी कुंडली में ईशान के दोष हैं तो गुरु ग्रह के दिक्कतें होंगी। तो वो भी एक रीज़न रहता है। आपके घर में कौन से दिशा का एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब था, तो वो बीमारियां आपके शरीर में और आपके उस प्रभाव, मतलब आभा मंडल में वो चीज़ की कमी, वो सब चीज़ें एक्चुअली बहुत सारी इंटररिलेटेड है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए पुश्तैनी मकान के मामले में मैंने जनरली ये देखा कि हम लोगों से कहते हैं कि अगर आपको बहुत परेशानी है और पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं तो आप घर बदल लीजिए।
तो सर ऐसा भी देखा गया है कि अभी तक हमें पता नहीं था कि हमारे दादा परदादाओं ने कभी कोई घर खरीद के रखा हुआ है, और काफी सालों बाद जब हम ढूंढते हैं चीजें पता चलती है और तब हमें वो घर गिफ्ट एज ए मिलता है। हाँ, सडन सरप्राइज गिफ्ट। लॉटरी आपकी। एग्जैक्टली, लॉटरी। हाँ, देखिए ऐसा तो जनरली नहीं होता, सबको आजकल सब पता होता है, आज तो हर चीज़ रजिस्टर्ड है। या फिर भी पुराना, मैं हो सकता है शायद आप इतना नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी अगर आप उस घर में नहीं रहते हैं तो जनरली उसके परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ, जैसे एक पूर्वजों का स्थान होता है, आज भी राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, शायद मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो, राजस्थान में तो मैंने बहुत देखा ही है कि वो पूर्वजों का स्थान होता है, सती माता का स्थान होता है कि आपके घर की कोई लेडी उस समय सती हुई, जब वो मुगल काल हुआ, तो वो पूर्वजों का स्थान है आपका। तो अब पूर्वजों के स्थान पे आपको जाना ही पड़ेगा हर साल। अच्छा। हाँ, हर साल नहीं जा पाते हैं आप, तो वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है तो उसमें कुछ आप अपना दान दक्षिणा जो भी देना चाहते हैं, तो वो कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं रहता है, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो आपका। तो मैंने परिवार में कई बार ये ऐसा सुना भी है कि अगर आप अपने पूर्वजों के स्थान पर नहीं जाते हैं तो आपके साथ जीवन में उतने सकारात्मक परिणाम नहीं होते। लेकिन फिर भी जब आप नहीं रहते हैं तो वास्तु में उसके आपको परिणाम नहीं मिलते हैं। वो थोड़ा कुंडली जनित हो गया, मतलब कि वो आप नहीं जा रहे हैं वहाँ पे लेकिन स्थान का एक महत्व होता है हर चीज़ को। कहते हैं सारे देश, सारे जगहों पे आप पूरे भारत में देखेंगे कि हमारा सा पैतृक स्थान वो था। कोई गुजरात का है तो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, लेकिन वो गुजरात जाता है हर साल, या अपने पैतृक स्थान पे जाके, या उसने कोई अपने वहाँ पे उनका मंदिर बना रखा है या कुछ बना। तो पैतृक का क्या होता है कि वहाँ भी सारा कुछ ना थोड़ा दैवीय और कुंडली जनित है, उसमें वास्तु का उतना रोल नहीं है। वास्तु का रोल तो इतना ही है कि भाई आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस जगह का वास्तु आपको इफेक्ट करेगा, और जिस जगह पे आप नहीं रह रहे हैं, चाहे वो आपका पैतृक मकान था, अब आपने बंद करके छोड़ रखा है, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि ठीक है आपके जो पूर्वज हैं वो शायद किसी रूप में रह रहे हो वहाँ पे। बहुत सारे जगहों में देखा है कि पूर्वज सर्प रूप में दिखाई देते हैं, या वो स्वप्न में भी दिखाई देते हैं, या उनके कानों में कोई बात जैसे किसी को बता जाते हैं। जैसे अभी आजकल मेरे पास एक केस था, तो वो भी शायद दिल्ली के ही हैं, तो उनके भी घर में कुछ चल रहा है, तो वो पूर्वज लोग उनको गाइड कर रहे हैं कि बेचना है, नहीं बेचना है, कुछ हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं। अच्छा। हाँ, मेरे से स्वर से प्रश्न करने के लिए लोगों के फ़ोन आते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि कोई मकान है, उसकी कोई डील चल रही थी। फिर डील में जब वो डील होने वाली थी तो उसमें उनके पूर्वजों ने मना कर दिया उनसे, उनको स्पष्ट आके संकेत दिया कि भाई ये मकान आप नहीं बेचो, ये आपके साथ गलत हो रहा है। फिर वो दोबारा किसी डील के लिए वो पूर्वज, मतलब उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको ये करना चाहिए, उन संकेत दे रहे हैं लिटरली। तो ये भी एक, तो यहाँ पे वास्तु के से ज़्यादा थोड़ा सा सुपर नेचुरल और दैवीय कृपा का थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि उसमें रहता है कि अगर पूर्वज आपके एक्टिव हैं, मतलब वो दूसरी दुनिया में भी जाके यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो वो फिर आपको वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन वास्तु में आप जिस जगह पे रहते हैं उसका प्रभाव रहता है। फिर भी अगर आपका पुश्तैनी घर है तो आपकी संपत्ति तो है ही है, उसकी साफ सफाई करिए, उसको नर्चर करिए, उसके अंदर प्रकाश का और हवा का प्रबंध रखिए, और नहीं तो इतना भी रखिए कि कभी आप जाएं तो आप बैठ सकें, मतलब जाले वाले, धूल धक्कड़, साफ सफाई, इतना तो पानी, चाय पानी का इंतजाम, एक चूल्हा लगा के रखें, तो कम से कम वो जगह जागृत रहे, जिससे उसके अंदर कोई नेगेटिविटी अपना घर ना कर पाए। नहीं हो तो उसमें छोटा सा एक भगवान का मंदिर ही बना दें, जहाँ दिया हो सके, महीने में, हफ्ते में, जैसी आपकी अनुकूलता हो कि भाई अगर आप वहाँ पे हफ्ते में एक बार जा सकते हैं तो ठीक, महीने में एक बार जा सकते हैं, नहीं तो साल में एक बार जाके कम से कम दिया और सफाई तो कर ही दें, तो उससे कम से कम वो भवन की ऊर्जाएं संतुलित रहें, जागृत रहें। हमने ऐसा भी सुना है, जैसे मेरे किसी जानकार के यहाँ हैं, उनके दादा परदादाओं का मकान था जहाँ वो रहते थे ऑलरेडी। तो जब वो दो बुजुर्ग थे काफ़ी, उन्होंने पूरा समय अपना उसी मकान में बिताया, और बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में सारे यहाँ सेटल्ड हो गए। अब वो मकान तो, क्योंकि वो लोग चले गए अपनी ज़िंदगी काट के, अपने मोक्ष को प्राप्त हो गए, और वो मकान बंद हो गया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे। अब ये था कि कोई एक लेगा तो लड़ाई या है डिवीज़न होगा जी, तो इसीलिए उस मकान को बंद कर दिया, और आज की डेट में वो खंडर बन गया है जी। तो क्या उस बंद मकान की नेगेटिव एनर्जी भी इम्पैक्ट करती है किसी इंसान पर? देखिए, अगर आप उसमें नहीं रहते हैं तो वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगी, वास्तु इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन दैवीय शक्ति कर सकती है। अच्छा। हाँ, अब जैसे आपने कहा कि वो खंडर बन गया है, तो खंडर में कौन रहता है? खंडर में कोई दैवीय शक्ति रहेगी,
चमगादड़ डोलेंगी, जाले लगेंगे, छिपकलियाँ होंगी, सर्प आदि भी अपना स्थान बना सकते हैं, पेड़ पौधे भी, जंगली पौधे भी उग सकते हैं। तो नेगेटिविटी अब जब आप उसमें जाके रहते हैं तब फिर वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जब तक नहीं है। जनरली मैंने ये देखा कि जैसे बंद पड़े मकान हैं, लोग छोड़ के भूल जाते हैं, कर जाते हैं, तो वो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है आप जिस वास्तु में रहते हैं। हाँ, दूसरी बात, पैतृक मकानों में मैंने एक बात बहुत देखी है। क्या होता है कि जैसे अब आपने कहा कि वो छोड़ के चले गए, अब कौन ले? मान लीजिए परिवार बहुत बड़ा है, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि लोग डिवीज़न करते हैं, बीच में दीवार लगाते हैं जी। तो जैसी दीवार आप लगाते हैं तो उसका वास्तु तुरंत खराब हो जाता है, क्योंकि उस समय तक तो उसके दरवाजे अच्छे होते हैं और उनकी रसोइयाँ, फिर उसमें क्या होता है डिवीज़न होगा तो अलग अलग रसोई बनेंगी। ये मैं रहते हुए घर वाली की बात कर रहा हूँ कि जैसे पैतृक मकान के एक पिता के 4 बच्चे थे मान लीजिए, या 4 बेटे थे, अब पिता चले गए, 4 में से हो सकता है एक आध कहीं बाहर चले जाएं। अगर बड़ा घर है, बड़ी हवेली जैसा है, या पहले जैसे होते थे कि बीच में खुला होता था, चारों तरफ लोग रहते थे, कॉमन टॉयलेट्स होते थे, तो बाद में फिर वो क्या करते हैं, नए टॉयलेट्स बनाते हैं, नए किचन बनाते हैं, तो उससे फिर वो वास्तु दोष नए क्रिएट हो सकते हैं। और अगर थोड़ी समझदारी से करें तो वो उसको सुधार के भी कर सकते हैं। जनरली पहले वास्तु ठीक होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से कहीं एक्सटेंशन कर लिया, कहीं का रसोई बना ली, कहीं टॉयलेट बना लिया, कहीं कमरा बना लिया, कहीं छत डाल दी, तो वो वास्तु फिर वो खराब हो जाती है। लेकिन खंडर के भवन में अगर आप नहीं रह रहे हैं तो वो उतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसमें रह रहे हैं और आपने चेंजेस किए हैं और उसको किया है तो वो फिर वास्तु के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि पुराने घरों में वो वास्तु लाख सही हो, लेकिन जैसे ही आप थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं तो वो आपका वास्तु गलत हो जाता है। सर, दादा परदादाओं की ज़मीनें या फिर हम घर की बात करें, तो अगर उसमें कोई वास्तु दोष है तो आने वाली कितनी पीढ़ी को प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, आगे आने वाली पीढ़ियों में जिनका जन्म उस घर में हुआ, उस घर तक हुआ, उन लोगों तक पूरा इफेक्ट आता है। जन्म के समय तक आपकी कुंडली पे भी इफेक्ट वास्तु का पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई मान लीजिए जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ और फिर वो उस घर से निकल गया, फिर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो जो इफेक्ट पड़ना था पहले तक वो पड़ जाता है। कई बार इसमें हेल्थ के इशू आ जाते हैं। मान लीजिए बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो गया, दिव्यांग हो गया। और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि अगर पैतृक घर में या पुराने घर में वास्तु दोष था, जिस समय आप पैदा हुए उसके बाद, या आपके दादा परदादा का घर था, तो उनमें धीरे धीरे करके ना ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, आपके काम नहीं बनते। अब अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखेंगे तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाएंगे तो वो उसको आपको पितृदोष बताएगा। वो कहेगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, क्योंकि बच्चों की कुंडली में घर के वास्तु दोष और घर में हुए कोई भी सडन घटनाक्रम, आकस्मिक मृत्यु या कोई बड़े दुर्घटना, अग्निकांड आदि, वो कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में कुंडलियों में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक तरह से ना लैंडमार्क बन जाते हैं कुंडली में, कि जैसे ये घटनाक्रम होगा तो उससे फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको पूछेंगे कि क्या आपके घर में कोई ऐसा सडन हुई थी या कोई छोटी उम्र में घटनाक्रम हुआ था, तो क्योंकि वो कुंडली में रिफ्लेक्ट हो गए आपके। और वो घर का क्या था कि भाई घर में आपने कोई दोष ऑलरेडी कर रखा था, फिर जब वो बच्चे हुए तो उनकी कुंडलियाँ डिस्टर्ब होंगी। देखिए, सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट्स सिमिलर एनर्जी। तो जो घर का वास्तु अगर आपका कमजोर है तो वहाँ पे आने वाला जीव जो होगा वो बहुत पुण्यशाली जरूरी नहीं है, हो सकता है कमजोर पुण्यशाली जीव हो। तो किसी किसी घरों में बहुत बहुत पुण्यशाली जीव पैदा ऐसा होते हैं कि वो फिर जैसी वो उनका जन्म होने वाला हुआ और वो दूसरे घर में, नए घर में ले गए माता पिता को, या उन्होंने ऐसी ग्रोथ की या उनकी ऐसी तरक्की हुई, तो जीव के ऊपर भी, पुण्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पैतृक दोष में यहाँ सारा खेल मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी, सुपरनेचुरल, पुश्तैनी घर में वास्तु जो खराब है, वास्तु के इफेक्ट तो वही होंगे जो आज वर्तमान में जैसे हम वास्तु देख रहे हैं। वर्तमान में फ्लैट ज़्यादा प्रचलित हैं या ग्रुप हाउसिंग तो है नहीं है, क्योंकि लोग अपने इंडिविजुअल न्यूक्लियर घर में रहते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ना, पुराने घरों में क्या जॉइंट रहते थे लोग, तो एक दूसरे का प्रभाव रहता था, थोड़ा सा पूरे परिवार का संस्कार उसी तरीके के रहते थे। तो पुश्तैनी घरों में, तो यहाँ पे पुश्तैनी घरों में ज़्यादा उसका नहीं है। वास्तु का इफेक्ट तो जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप वहाँ से चले जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई सुपरनेचुरल इशू नहीं है तो वास्तु का इफेक्ट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। आपने जिस दिन वो पुराना घर छोड़ा, और मैंने बहुत सारे लोगों को घर बदलने के बाद बहुत राइज करते हुए देखा है, और लोगों को ऐसा भी देखा कि वो अपना घर छोड़ के चले गए, शहर छोड़ के भी चले गए, और फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि लौट के फिर वापस उसी घर में आके रह रहे हैं। 5-5, 7-7 जो कुछ बनाया कमाया था वो सब बिक गया, और वो सब लौट लाट के फिर अपने वापस बैक टू पवेलियन अपने पैतृक घर में आके रुक गए। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का इफेक्ट पूरा बरकरार रहता है। मैं इसको ऐसा
एक थंब रूल नहीं कह सकता कि पैतृक घर में अगर आप रह रहे हैं और आप उसको छोड़ के चले गए तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर उसके अंदर मैंने आपको बताया ना सुपर नेचुरल इशू कोई बनता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो फिर चीज़ें आपको पकड़ के बुलाएंगी, पुकारेंगी आपको, आ जाओ वापस। तो सर आपने कभी ऐसा देखा है कि पुश्तैनी मकान की वजह से किसी को फाइनेंशियल ब्लॉकेज हुई हो, ये चाहे रिलेशनशिप में ब्लॉकेज हुई हो या फिर हम हेल्थ की बात करें तो? हाँ, पुश्तैनी मकान क्या, पुराना मकान मैं ये कहूँगा उसको, कि जैसे जिसमें आपके बाप दादा आदि रहते थे, उन्होंने बनाया या नहीं बनाया, आप जहाँ पैदा हुए और जिसमें आप रह रहे हो लगातार, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने बनाया हो या उन्होंने भी खरीदा हो किसी का बना हुआ। तो कई बार जब पुरानी एनर्जी हो जाती है, मैं इसको ये कहूँगा कि पुरानी एनर्जी हो गई, और मैंने आपको पहले बताया कि शनि हो गए वो, तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। घर में शादी ब्याह नहीं होते, बच्चे कुंवारे मिलेंगे आपको बड़ी बड़ी एज के, 40 45 50 साल तक के बच्चे। मैंने तो एक घर तो मैंने विजिट किया था किसी का, तो वो अपना पैतृक घर छोड़ के आए थे, वो कहीं किराए पे रह रहे थे और वो एक घर ले रहे थे। उसमें एक भाई की शादी हुई थी 4 भाइयों में से, और 3 भाइयों की एज होगी कम से कम 50 55 60 देखने में बिल्कुल बूढ़े बूढ़े थे। अच्छा। हाँ, तो शादियाँ नहीं हो पाती। मतलब कि अगर पैतृक घर या जो आप पुराना घर आपका जो है जिसमें कि एनर्जीज पुरानी है, या मान लो वास्तु का कोई ना कोई दोष रहा भी होगा उसमें, या एनर्जीज पुरानी हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता था पहले सीढ़ी बहुत ऊंची ऊंची बनाते थे और ब्रह्म स्थान पूरा खुला भी रखते थे, लेकिन उसके अलावा उसमें लोहे के जाल डालते थे, आप देखते ना, तो कई बार वजन बड़ा इम्बैलेंस होता था। बेसमेंट भी बनाने की पद्धति रहती थी थोड़ा सा, कि कहीं अपना बेसमेंट बना लिया। आजकल तो बहुत व्यवस्थित और हवादार बेसमेंट बनते हैं, पहले तो बड़े नैरो और मतलब बहुत अंधेरे जिसमें सीलन रहती थी उस तरह के बेसमेंट होते थे। आजकल बेसमेंट के इसलिए उतने दुष्प्रभाव आपने देखा होगा कि कभी देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल। तो उस तरह के भी दोष उसमें होते थे पुराने घरों में। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या होती, शादी नहीं होना, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखा मैंने। हेल्थ के इशू का भी मैंने एक केस देखा था आगरा में किसी के यहाँ, कि उनके पूरे परिवार में सभी की किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, अब मैं इसको वास्तु दोष कहूँ कि जेनेटिक प्रॉब्लम कहूँ या पितृदोष कहूँ, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि क्या, लेकिन सारे भाइयों की किडनी ट्रांसप्लांट हो गई थी, या सबको ही वो डायबिटीज़ और किडनी वाले इश्यूज थे। तो आप इसको क्या कहोगे भाई? आप तो ये कह सकते हो कि भाई उनका जीन या उनके डीएनए में ही कुछ ऐसा है कि वो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, लेकिन मैं इसको ये कहीं ना कहीं वो उस घर से कनेक्ट करूँगा वास्तु से, कि सारे जीव उसमें ऐसे आए, जन्म लिया जिनकी, या उसके घर में ही ऐसा कोई दोष था जिसकी वजह से सबको। किडनी में जब जनरली दोष आता है तो हम ये मानते हैं कि उस घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत ख़राब होगा, उसमें टॉयलेट्स हो सकते हैं, उसमें सेप्टिक टैंक हो सकते हैं, गड्ढे हो सकते हैं, अग्नि का स्थान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तब वास्तु दोष आपके घर में, तो उस तरह के इफेक्ट सबको सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बोला ना, शादी नहीं होना, ग्रोथ बहुत स्लो होना, लोग नौकरी करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, उनको कोई व्यापार कोई चलता नहीं है, चला तो घाटा हो गया, या पूरी ज़िंदगी उनकी मालूम पड़ा कि, और बड़ी छोटी कीमत की नौकरी, मतलब पितरों का ऐसा कई बार, मतलब इसको कह सकते हो श्राप ही कह सकते हो आप उसको, या उस घर में बहुत कन्याएं, जैसे मैंने आपको एक बताया कि बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, जबकि आज बेटी को सौभाग्यशाली मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो एक तरह से श्राप की तरह से, कि बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, या पुत्र संतान होके भी नहीं टिक पा रही है। ऐसा भी देखा हुआ कि उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया, फिर भी वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। एक घर में मैंने ऐसा देखा कि बेटियां थी और पुत्र संतान उन्होंने अडॉप्ट भी कर ली, तो वो बाद में पुत्र संतान जीवित ही नहीं रहा। अच्छा। तो हाँ, मतलब इसको पितरों का श्राप ही कहा जाएगा आपका, मतलब आप इसको श्राप कह लीजिए, वास्तु दोष कह लीजिए। लेकिन और ऐसे भी देखा गया कि अपना मकान, मान लीजिए वो पैतृक मकान उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी वो जो उसकी छाया थी, उस पाप की या उस श्राप की जो छाया थी, उसने उनको पीछे तक भी सुख से रहने नहीं दिया। जीवन नौकरी करते, स्ट्रगल मतलब बहुत ज़बरदस्त उन केसेस में मैंने देखा है। तो पैतृक घर के मामले में ये होता है कि भैया ईमानदारी से अपने पैतृक घर को निपटाना चाहिए। अगर उसमें हिस्सा 4 भाइयों का है, 2 भाइयों का है, 3 का है, या जो है, ईमानदारी से उसका पालन करें। भाई जो भी आप, अगर कोई घर आपका पैतृक है और आप उसको अगर बेच रहे हो, तो उसमें जो जो भी हिस्सेदार हैं या जो जिनका जायज़ है, हालांकि सामूहिक मतलब संपत्ति में आपने देखा ना रामायण महाभारत क्यों हुई थी, तो बंटवारे के समय पे बेईमानियाँ और विवाद होते ही होते हैं, लोग करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पैतृक संपत्ति के मामले में आपको ये चाहिए कि आप एक उचित निर्णय लेते हुए, सब लोग सामूहिक रूप से, अगर सबकी है, अगर आपकी है, तो उसके वास्तु दोषों का उपचार आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देते रहते हैं। अगर आप उसमें नहीं रहते हैं और आपने उसको पड़ा छोड़ दिया है, तो फिर आपकी संपत्ति का ही नुकसान है ना,
भाई अगर कोई जगह आपके काम कीमत में आ सकती है, बहुत से लोग उसको कमर्शियल प्रयोग करते हैं या गोदाम आदि बनाते हैं, किराए पे भी उठाते हैं, तो वो चल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई रहे तो उनके जीवन में क्या हुआ, उनके लिए तो वो नई एनर्जी है, आपके लिए पुरानी एनर्जी थी लेकिन उनके लिए वो नई एनर्जी है। या आपसे नीचे तबके के कोई लोग अगर उसमें रह रहे हैं या आपने गोदाम बना दिया, किराए पे उठा दिया, तो कोई नहीं, कम से कम साफ सफाई तो हो रही है। तो ये इतना भी करके आप पैतृक घरों को मैनेज कर सकते हैं, उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उससे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। सर जैसे कि अभी हमने बात करी कि फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ को ये ब्लॉकेज जो होते हैं वास्तु या कह लीजिए हमारे पूर्वजों के मकान की वजह से, जी तो इनके लिए रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, रेमेडीज़ तो बहुत सारी हो सकती हैं। पहली बात तो इसमें बेसिक वास्तु के प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा कि क्या घर में कोई बहुत सारी वास्तु के दोष पुराने चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके पूर्वजों ने कोई गलती की सन 1950 में और आप उसमें रहते चले आ रहे हैं या घर रह रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने ऐसा भी देखा बहुत जगहों पे कि सारे परिवार चले गए, सिर्फ एक ही परिवार रह गया है उसके अंदर, जो भी है मतलब 4-5 या मेंबर हैं कि मतलब एक माता पिता हैं और उनके दादाजी ने मकान बनाया था, तो माता पिता हैं और उनके एक बेटा एक बेटी हैं। उसमें भी एक आध जना बाहर पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो अब वो 3 जने रह गए। तो पूरे घर का जो भी वास्तु दोष है वो उन्हीं की फैमिली पे है। तो उसमें हेल्थ इशू भी हैं, मुकदमे भी हैं, और इसके अलावा पारिवारिक विवादों के मुकदमे भी फिर वो इसलिए, और वो खाली भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। किराएदार भी फंसे हुए हैं उस पुरानी प्रॉपर्टी में। तो ऐसी पैतृक संपत्तियों में बहुत सारे, क्योंकि पहले के लोग दुकानें किराए पे दे देते थे, तो बहुत 10-10, 20-20 रुपए में किराए पे दे देते थे। जी। तो किराएदार भी फंसा हुआ है पुराना, वो भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह की जब समस्याएं हैं तो देखिए, सबसे पहला बेसिक रूल वास्तु का होता है साफ सफाई। अगर पैतृक घर आपका बंद पड़ा हुआ है या चालू भी है, अब बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि इंटीरियर आज के हिसाब से नहीं हो सकता। तो आप कम से कम उसकी साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा, साफ़ सफाई, और एक देव स्थान छोटा सा बना के दीपक जलाने का विधान अगर आप वहाँ पे बनाते हैं, तो आपका कम से कम आपकी वो जगह ऊर्जा साफ तो रहे, उसमें कोई नेगेटिविटी तो ना आए। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं कि भाई आप उसके अंदर एक, हम लोग वास्तु विधान होता है, तो वास्तु विधान में क्या होता है कि हम वास्तु के 49 देवताओं को पूरा सम्मान देते हैं। उसमें पान के पत्ते पे उनको जनेऊ, दीपक, गुड़, चना, तो ये एक ऐसी रेमेडी है वास्तु विधान जो हम उस एनर्जी को जागृत रखते हैं। अच्छा। भाई जो धीरे धीरे करके पुरानी एनर्जी खत्म होती जा रही है किसी भवन की, या उसमें रहने वाले लोग सब चले गए, मतलब वो एक तरह से उपेक्षित सा घर हो गया है जो, तो उसको हम उन देवताओं को सम्मान देकर, उसकी साफ़ सफाई रखकर, अगर उसमें सफ़ेदी आदि या वाइट वॉश करा के अपना पेंट वेंट कराते रहें, मेंटेन करें, उसकी दहलीज पे कभी कभी गाय का गोबर लगा दें, तो उससे वो घर जागृत रह सकता है थोड़े दिन के लिए, उसकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, पुराने वास्तु में आप रह रहे हैं तो वो उतना, आपने मान लीजिए उसको थोड़ा थोड़ा टिप टॉप करते करते बना लिया कि कभी एसी लगाया तो फिर ठीक किया, दरवाजे गल गए हैं तो उनको सुधार लिया, या लोहे की चौखटें पहले चलती थी या लोहे का जो भी दरवाजे आदि थे वो सुधार लिए, सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी तो कभी उनको आपने अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लिया, लिफ्ट लगा ली घर में पूरा। क्योंकि पहले क्या होता था, नीचे पूरा कमर्शियल बना देते थे, मार्केट शहरों में घर होते थे पुराने, और ऊपर अपना रिहाइश रखते थे 2-2, 3-3 मंजिल तक। तो ऐसा वो जो स्थिति है ना, उसमें थोड़ा सा ये आप बिना तोड़फोड़ वाले काम मैंने आपको बताए अभी, कि आप वास्तु विधान एक बहुत अच्छी तरीका है कि जिससे आप उसको जागृत रखें। एक मैंने आपको बताया कि गोबर लेपन द्वार पे कर दें आप, और दीपक जलाएं, मंदिर बनाएं। तो ये बहुत बिना, अगर आप रहते हुए हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, नहीं भी रहते हुए हैं तो भी आप कभी जाके साल में एक बार अपना ये सब करके उस जगह की एनर्जी को बना के रख सकते हैं, और उसमें आपकी नेगेटिविटी भी घर नहीं कर पाएगी। तो सर जैसे कि पुराने पुश्तैनी मकान हैं जो हवेली, पुराने जमाने की जी, हवेली जी, की जी, तरह, जी। तो क्या उनके वास्तु दोष को ठीक करने के लिए तोड़फोड़ ही जरूरी है, या फिर हम बिना तोड़फोड़ करे भी उसका वास्तु दोष का निवारण कर सकते मैंने हैं? अभी आपको जो भी उपाय बताए थे जी। बिना तोड़फोड़ के बताए थे। बिना तोड़फोड़ में देखिए, आपके पास पूजा है, जी। पेंट है, वाइट वॉश है, और आप इसके अलावा कर्टेन्स आदि लगा सकते हैं। आजकल पैनल चल गए हैं, पैनल लगा सकते हैं। लेकिन जब भी महादोष कहीं होते हैं तो हम, चाहे वो पैतृक घर हो, चाहे वो आपका नया घर हो, अगर उसमें वास्तु के महादोष होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के दोष जो होते हैं वो महादोष होते हैं, तो उनको आपको रेक्टिफाइड करना ही चाहिए। अगर आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो चाहे वो आपका मकान बड़ी हवेली हो, चाहे वो बिल्कुल राजा का महल हो, लेकिन अगर उसके अंदर दोष है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा ही देगा। तो तोड़फोड़ के काम, मैंने आपको बोला, अगर आप नहीं रहते हैं
तो कोई बात नहीं, आप पूजा करा के साल में हवन का एक हम भूमि जागरण मंत्र का हवन बताते हैं कि आप भूमि जागरण मंत्र रखिए, तो वास्तु विधान किया, साथ में भूमि जागरण मंत्र से अपना उसका हवन करते रहिए। उसमें अगर नहीं रहते हैं तो साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार आपको पॉसिबल है वो करते रहिए। तो इस सब उपायों से आप उसको जागृत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें रहते हैं तो आपको तोड़फोड़ के वास्तु हो चाहे बिना तोड़फोड़ के हो, करेक्शन करने ही चाहिए। हाँ, और मैंने ये देखा है कि हम ये पॉडकास्ट आज 2025 में कर रहे हैं जी। सन 90 मतलब ये सन 90 से लेके 2015 के बीच में बहुत सारी जगहों पे लोगों के ये आधुनिक वास्तु में परिवर्तन आए हैं। मतलब ये हम तो 15 साल 2015 में वास्तु लगभग ट्रेंड में आने लगा था जी। 10 साल हो चुके हैं और आज सुलभ हो गया है। आप यूट्यूब पे भी देख के बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं, आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिल सकते हैं। तब पहले इतने कंसल्टेंट्स नहीं होते थे। तो अभी आप बहुत सारे लोग बहुत सारे सुधार कर चुके से मतलब पुराने घरों में अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर चुके रहने के हिसाब से। तो उसमें भी फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपने किसके आधार पे किसके ज्ञान से कैसे सुधार किए। तो आपको सुधार तो समय के हिसाब से करने ही पड़ेंगे। समय भी अपना अपग्रेड मांगता है, तो वो अपग्रेड आपको भवन में करना पड़ेगा। तो सर, पुश्तैनी घरों के वास्तु को बैलेंस करने के लिए क्या कोई रिचुअल, वास्तु के टेक्निक्स को, स्पेसिफिक टेक्निक्स को या फिर कोई यंत्रों को हम यूज़ करके उनको बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, वास्तु सुधार करने के लिए यंत्र और कोई रिचुअल या जो आपने बोला टेक्निक कोई बहुत सारी होती हैं और वो जनरल वास्तु में भी काम आती हैं, पैतृक घर हो या जनरल वास्तु हो। लेकिन एक हम लोग एक पूजा कराते हैं, वास्तु रजिस्ट्री पूजा। वो वास्तु रजिस्ट्री पूजा मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन जी ने, मतलब उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर उसको एक नाम दिया वास्तु रजिस्ट्री पूजा। और वो पूजा बहुत सटीक है। मतलब जैसे कि आपका पैतृक घर है, आपके दादाजी परदादा या उनसे भी पुराने जिनको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, या बस आपने उनका चित्र देखा, उस पर माला टांग दी, आपने सम्मान कर दिया उनका, तो हो सकता है वो उस घर में हो, उनकी ऊर्जाएं उस घर में हो, या वो किसी अन्य रूप में आके उस घर में बसे हों। तो हम क्या करते हैं कि अब मैंने नया घर खरीदा, कोई पुराने घर में तो ठीक है मैंने, लेकिन मेरे लिए तो वो लोग अलग हैं। तो इस चीज़ को उन लोगों को उस घर से अलग करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए कह सकते हो आप, या अन्य स्थान पे पहुंचाने के लिए, देव स्थान पे पहुंचाने के लिए नारियल से एक पूजा कराते थे मेरे गुरु। उन्होंने उसका नाम दिया वास्तु रजिस्ट्री पूजा। कि आपने अपने घर की रजिस्ट्री तो करा ली, लेकिन उसमें जो उसके स्वामी बैठे हैं पुराने, उनसे रजिस्ट्री नहीं की, उनकी आज्ञा नहीं ली। तो ये जो पैतृक भवन है उसमें अगर आप जैसे मान लो नहीं रह रहे हो या रह भी रहे हो तो भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई बार इकट्ठी भी हो जाती हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें भी इकट्ठी होती हैं, ऑलरेडी वहाँ की होती हैं, फिर यहाँ के लोग जिनका मरण हुआ वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए, तो हम वो वास्तु रजिस्ट्री पूजा करवाते हैं। उसमें हम सब नारियल के माध्यम से सबको आह्वान करते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब एक पंडित कर्म होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को अपने मार्गदर्शन में कराना पड़ता है ये, तो क्योंकि ये वास्तुकार का काम है कि उसकी भूमि की ऊर्जा को सुधार कर चलना। तो कभी कभी वो वास्तु रजिस्ट्री पूजा एक रिक्ता तिथि होती है, चौथ, नवमी और चतुर्दशी, तो उसको हम लोग वो पूजा करवाते हैं। उसमें तो आप अपने भवन में कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहे, कोई खर्चा नहीं कर पा रहे, तो आप केवल वहाँ की साफ सफाई करके और ईशान कोण पर रिक्ता तिथि में केवल ये वास्तु रजिस्ट्री पूजा करा दें, तो भी आपके घर में सारी निगेटिविटी उस घर की दूर हो जाती है। जिसको मैंने बोला ना कि पैतृक घर में वास्तु दोष के अलावा उनका आशीर्वाद या उनका श्राप, दोनों चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। तो उस श्राप को या उस आशीर्वाद को पाने के लिए और श्राप को दूर करने के लिए एक ये वास्तु रजिस्ट्री पूजा होती है, जिसमें हम उनसे पहले क्षमा याचना भी करते हैं, उनको उस स्थान से अलग करने के लिए निवेदन भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि उस स्थान में रहने वाले लोग बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण त्यागते हैं, तो उसकी भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रकृति ने आपके साथ जैसा भी किया, आपके साथ जीवन में जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके लिए हमें अफसोस है और हम आपका सम्मान करते हैं। आप इस श्रीफल पे अपना स्थान ग्रहण करें और हम आपको किसी पवित्र जलाशय में, नदी में, देव स्थान पे, किसी चैत्य वृक्ष पर हम आपको स्थान देंगे। तो उससे कई बार बहुत राहत भी हो जाती है। मैंने तो बहुत सारे केसेस में देखा है कि केवल पूजा कराने मात्र से भी कई बार ये बहुत पुराने घरों में शुद्धि हो जाती है। तो सर, बाकी जो घर में अभी फैमिली मेंबर्स हैं, वो उस पुश्तैनी घर की एनर्जीज को हील करने के लिए डेली बेसिस पे क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बहुत सारे अभी रिचुअल्स, तरीके
बता दिए, हवन करना, दीपक जलाना, साफ सफाई करना, इसके अलावा वास्तु रजिस्ट्री, पूजा, वास्तु विधान, मैंने आपको सारे रिचुअल्स बता दिए। लेकिन फिर भी एक पुरानी कहावत थी, आपने सुना होगा कभी भी किसी के मुंह से, बड़े बूढ़े ये कहते थे कि मैं उसके घर पे गया, उसने मुझसे पानी की नहीं पूछी। तो एक बहुत छोटी सी रिचुअल जो मैं करवाता हूँ कि देखिए, अब किसी ने देखा नहीं कि वो हैं या नहीं है, बड़े बूढ़े नहीं हैं, उनको उस भवन से लगाव है नहीं है, ये भी आपको नहीं पता। लेकिन जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की तरफ जाता है। आप उनकी फ़ोटो लगाते हैं, उनका श्राद्ध आदि करते हैं। अभी पितृपक्ष निकल के गया है तो आप उनका श्राद्ध आदि भी करते हैं। तो मैं सभी जगह मैंने देखा है कि मैं एक बहुत छोटा सा उपचार बताता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक आप मटकी लीजिए, उसमें एक रक्षा सूत्र 3 बार कलावे से बांधकर और उसमें जल भरकर अपने पितरों के सामने, अगर आप प्रतिदिन रख सकते हैं तो प्रतिदिन रख दें, नहीं रख सकते तो गुरुवार गुरुवार को उनके सम्मान के लिए कि भाई मैं आपको, बड़े बूढ़ों को, अपने को, उनका जो चित्र आपने घर में लगाया है वहाँ पर उसमें जल भरकर अगर आप रखते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई आपके जीवन में भी जो भी सुख दुख रहा उसके लिए मुझे आपके प्रति संवेदना है, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, बालक स्वरूप हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग और अभय प्रदान करें। और अगले दिन उस जल को किसी गमले में डाल दें, या कभी आप अगर घर में मिष्ठान आदि आता है तो वो निकाल दें। तो वो पैतृक घर का क्या, पैतृक घर मतलब पिता का घर, अब पिता को आपने सम्मान दे दिया। वास्तु के दोष तो आपको अलग लेवल पे दूर करने पड़ेंगे, लेकिन जो एक छोटा सा रिचुअल है, हो सकता है कि आपको कोई दोष दूर ना करना पड़े, कोई तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, केवल इतना सम्मान करने से ही अपने पितरों का या अपने बड़े बूढ़ों का आपको राहत हो जाए। तो ये आपका एक बहुत बड़ा मतलब एक छोटा सा उपाय, बहुत बिना खर्चे का उपाय है, और इसको करने से भी अगर आपको शांति मिलती है तो आपके पैतृक घर के दोष स्वतः ही दूर हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत अलग जानकारी हमने आपसे ली है कि हमारे पुश्तैनी दादा परदादाओं के जो घर हैं उनके वास्तु हमें कैसे इफेक्ट कर सकते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें जी। तो ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप हमें और ज्ञान दें इनके बारे में। ठीक है जी। एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर सोल्यूशन देंगे। एंड thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Namaste.